सूर्यपुर का राजकुमार विजय सिंह अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था, मगर उसकी जिंदगी में एक अधूरी कमी थी, प्यार का। बचपन से ही उसने महलों में चाटुकारों की चापलूसी, झूठी मुस्कानें और स्वार्थी रिश्ते देखे थे। उसे हमेशा ऐसा प्यार चाहिए था जो उसके रुतबे से नहीं बल्कि उसके दिल से मोहब्बत करे। एक दिन विजय शिकार पर निकला था। वो अकेला शिकार पर गया था। घने जंगलों के बीच उसके घोड़े ने अचानक संतुलन खो दिया और वह घोड़े से गिरकर बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को एक झोपड़ी में पाया। पास ही एक लड़की बैठी थी जो उसके माथे पर गीली पट्टी रख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, सादगी भरी मासूमियत। तुम कौन हो? विजय ने कमजोर आवाज में पूछा। मैं रागनी हूं, मैं इसी गांव की हूं। जब मैं और मेरी दोस्त जंगल में गई लकड़ियां इकट्ठा करने, तब तुम बेहोश जमीन पर गिरे हुए थे। अपने दोस्तों की मदद से मैं तुम्हें अपने घर लाई हूं, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। विजय कुछ कह पाता इससे पहले ही रागनी ने हंसते हुए कहा, वैसे तुम्हें अपनी जान बचाने का शुक्रिया अदा करना चाहिए था। विजय मुस्कुराया। उसकी हंसी में कुछ ऐसा था जो विजय को भीतर तक सुकून दे गया। अब वो ठीक था। वो उठा और रागनी को शुक्रिया बोला। फिर वो जाने लगा। तभी रागनी की तरफ देखते हुए बोलता है, अगली मुलाकात कब होगी? ये सुन के रागनी चौंकते हुए बोली, अब किस लिए मुलाकात? हम दोनों इत्फाकन मिले और हमारे पास कोई वजह नहीं है जो मैं मुलाकातें करती फिरूं। मैं बहुत बिजी रहती हूँ, दिन भर काम करना होता है। रागनी की ये तलखी भरी बातें सुन के ना जाने क्यों विजय के दिल को पसंद आ गया। वो उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगा। फिर वो वहां से चला गया। वो मुलाकात एक इत्तेफाक थी, मगर उसके बाद विजय को कहीं ना कहीं रागनी पसंद आ गई थी। वो हर वक्त उस मुलाकात के बारे में सोच सोच के मन में हंसता रहता था। 2 दिन बाद रागनी अपने घर के सामने बैठ के मिट्टी की बर्तन बना रही थी। रागनी गरीब घर की थी, लेकिन उसके हाथों में अजीब सा जादू था। वो मिट्टी की बर्तनें बहुत ही खूबसूरत बनाती थी, जो कुछ ही वक्त में बिक जाते थे। उसके परिवार में उसके माता पिता रहते थे, जो अब बहुत बूढ़े हो चुके थे, इसलिए घर का सारा खर्चा रागनी को अकेले देखना पड़ता था। वो बर्तन बनाने में व्यस्त थी। तभी एक मिट्टी के बर्तन उसके सामने करते हुए एक लड़का उसका दाम पूछता है। रागनी बिना ऊपर देखे बोलती है, छोटे बर्तन का दाम 20 रुपया और बड़े बर्तन के दाम 50 रुपया है। अब अपने हिसाब से पैसा दे दो। तो वो लड का 100 रुपया उसको देता है। रागनी हैरानी के साथ ऊपर देखती है तो वो और हैरान हो जाती है और बोलती है, तुम यहाँ कैसे? रागनी की हैरानी का कारण विजय था, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं विजय था। वो रागनी से मिलने आया था। रागनी की हैरानी देखते हुए बोलता है, इतना हैरान क्यों हो रही हो? क्या मैं इस गांव में नहीं आ सकता क्या? तो रागनी खुद को ठीक करते हुए बोलती है, बेशक आ सकते हो, लेकिन मैं ये 100 रुपये नहीं ले सकती। छोटे बर्तन का दाम सिर्फ 20 रुपये है, लेना है तो बोल। वो आके छत से रागनी के बगल में बैठ गया और बोल, एक्स्ट्रा पैसा मेरी जान बचाने के लिए है और तुम्हें लगता है मैं ये एक्स्ट्रा पैसा लूंगी? रागनी बर्तन बनाते हुए बोली। विजय उसे 100 रुपये देने में लग गया, लेकिन रागनी नहीं ली। फिर विजय छोटे बर्तन 5 खरीदा और अपने साथ लेकर चला गया। अब वो रोज रागनी से मिलने आता और 5-6 बर्तन खरीद के लेकर चला जाता और उन सभी बर्तन को अपने रूम में सजा के रखता। उसे देख देख वो मुस्कुराता। ये मुस्कुराहट सिर्फ एक तरफा नहीं था। रागनी के दिल में भी विजय के लोए नरमियत जाग रहा था। अब वो भी ना चाहते हुए भी उसको सोच के मुस्कुरा देती थी। एक दिन रागनी तालाब किनारे बैठी कमल के फूलों को पानी में बहते हुए देख रही थी। विजय चुपचाप उसके पास जा बैठा। क्या सोच रही हो? बस यही कि ये फूल पानी पर तैरते रहते हैं, मगर जड़ें हमेशा कीचड़ में ही रहती हैं। शायद हमारी जिंदगी भी ऐसी ही होती है, रागनी ने कहा। विजय ने उसकी ओर देखा। मगर मुझे लगता है कि कुछ लोग फूलों की तरह होते हैं, जो खुद गंदगी में रहकर भी अपनी खुशबू से सबको महका देते हैं। रागनी ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। तुम हमेशा इतनी मीठी बातें क्यों करते हो? विजय ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, क्योंकि जब तुम सामने होती हो तो हर बात मीठी हो जाती है। उस पल दोनों के बीच खामोशी थी।
मगर उस खामोशी में ही प्यार का इकरार छुपा था। फिर तभी अचानक रागिनी पूछ पड़ी, मैं जब भी पूछती हूँ तुम्हारा घर किधर है, तुम बताते नहीं, ऐसा क्यों? ये सुन के विजय खामोश हो गया, क्योंकि उसने बताया नहीं था वो इसी गांव का राजकुमार है। वह भेष बदल के रागिनी से मिलने आता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी असलियत जानने के बाद कहीं रागिनी उसे दूर ना हो जाए। उसकी बातों को विजय फिर नजरअंदाज कर दिया और सवाल भरे अंदाज में बोलने लगा, मैं कुछ पूछूं? तो रागिनी बोलती है, हाँ पूछो। तो विजय बोलता है, तुम्हारा सपना क्या है, तुम्हें जिंदगी में क्या चाहिए? तो रागिनी बिना कुछ सोचे बोल पड़ी, एक बड़ा सा कुआं। तो विजय हंस पड़ा और बोलने लगा, क्या एक कुआं, ये कैसा सपना हुआ? तो रागिनी बोली, गांव में कुआं नहीं है रागिनी है, इसे हमें गांव के बाहर जानना पड़ता है। सबको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और मुझे भी, क्योंकि मुझे बर्तन बनाने में पानी की जरूरत होती है और पानी लाने में परेशानी होती है। तो अगर गांव में कुआं बन जाए तो सभी बहुत खुश हो जाएंगे। तो विजय बोला, तो तुम्हें राजा से बोलना चाहिए ना, या राजकुमार से? इस पर रागिनी मुंह बनाते हुए बोल पड़ी, बहुत बार बोली हूँ मंत्री जी से, लेकिन वो बोलते हैं राजकुमार मना कर दिए हैं। इस पर विजय थोड़ा आश्चर्य हो गया, क्योंकि मंत्री ने उसे पहले कभी कुआं बनाने की बात नहीं कही, तो रागिनी से झूठ क्यों बोला? तभी रागिनी बोली, मुझे राजकुमार बिल्कुल पसंद नहीं, वो तो कभी हमारे गांव में भी नहीं आते, अपनी प्रजा का कोई ख्याल नहीं उन्हें। फिर विजय बोला, तो तुम्हें वो पसंद नहीं? रागिनी बोली, बिल्कुल नहीं, और मैं पसंद हूँ या नहीं? विजय रागिनी का हाथ थामते हुए बोला। ये सुन रागिनी का दिल तेज धड़कने लगा। वो विजय को देखने लगी, वो हल्का मुस्कुराई, विजय का हाथ छुरा के वहां से भाग गई। ये देख विजय हंसने लगा। रात का समय था, विजय छुपता हुआ महल में घुस रहा था। वो अपने कमरे में गया तो वहां अपने बचपन के दोस्त धर्मेंद्र को देखा। वो थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि उसने धर्मेंद्र से भी रागिनी के बारे में कुछ नहीं बताया था, और ना ही कि वो रागिनी से मिलने गांव जाता है भेष बदल के। विजय खुद की चोरी को छुपाते हुए धर्मेंद्र के सामने नॉर्मल होने की एक्टिंग करता है और बोलता है, तुम यहाँ कैसे, मेरे कमरे में इतनी रात को, कोई काम है क्या? इस पर धर्मेंद्र उसकी चुराई हुई आंखों में देखते हुए बोलता है, ये नाटक करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, तुम्हारे और रागिनी के बीच क्या चल रहा है? ये सुन विजय बिना कुछ छुपाए बोलता है, मैं पसंद करता हूँ रागिनी को दिल से। इस पर धर्मेंद्र बोला, और तुम्हें लगता है कि तुम और रागिनी कभी एक हो पाओगे? तुम इस राज्य के अगले राजा बनने वाले हो, और रागिनी गांव की एक सिंपल सी लड्डधकी है जो मिट्टी की बर्तन बना के अपना गुजर बसर करती है। तुम दोनों में बहुत फर्क है, और ये बात बाहर निकली तो दूसरे राज्य में हमारे राज्य का क्या इज्जत रह जाएगा? विजय धर्मेंद्र के बातों को नजरअंदाज करते हुए बोलता है, ये सब मैं नहीं जानता, मैं बस ये जानता हूँ कि मैं रागिनी को बहुत पसंद करता हूँ और उसी से शादी भी करूंगा। ये बोल के वो बेड पर बैठ जाता है तो धर्मेंद्र उसको दिलासे देते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ रानी के मृत्यु के बाद तुम खुद को अकेला समझते हो, रागिनी के मिलने के बाद तुम्हें खुशी महसूस होता है, लेकिन तुम ये मत भूलो कि तुम एक राजकुमार हो। विजय धर्मेंद्र की बातों से सहमत था, लेकिन वो अपने दिल के आगे कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर धर्मेंद्र विजय से पूछता है, क्या रागिनी को मालूम है कि तुम इस राज्य के राजकुमार हो? तो विजय ना में सर हिलता है। धर्मेंद्र उसे बोलता है, तो उसे बताओ और देखो वो क्या करती है, अपनी असलियत उससे मत छुपाओ। फिर विजय धर्मेंद्र से पूछते हुए बोलता है, क्या तुम मेरे साथ हो? धर्मेंद्र हाँ में सर हिलता है। ये देख विजय को राहत मिलता है। दूसरे दिन विजय ये सोच के निकलता है कि वो रागिनी को अपनी असली पहचान बता देगा। वो आज जंगल के रास्तों से होते जाता है, तभी उसकी नजर एक राजकुमारी पर पड़ी जिसका नाम राजकुमारी सौम्या था, जो बगल के राज्य सोमगढ़ की राजकुमारी थी। सौम्या और विजय एक दूसरे को बचपन से जानते थे और सौम्या के दिल में विजय के लिए प्यार था। राजकुमारी के सामने एक खूंखार शेर था। राजकुमारी थोड़ी डरी हुई दिख रही थी। विजय ने तलवार को लहराते हुए शेर का ध्यान अपनी ओर कर लिया। शेर अब विजय पर झपटा। सौम्या हक्की बक्की खड़ी सब देख रही थी। विजय ने फुर्ती से एक पेड़ की डाल तोड़ी और उसे शेर के मुंह में फंसा दिया। शेर गुस्से में गुर्राता हुआ जंगल में भाग गया। सौम्या के कदम जैसे जम गए थे। वह कांपती हुई विजय के पास आई। तुम ठीक हो? सौम्या ने कांपती आवाज में पूछा। विजय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो डर के साथ जंगल में आए
उन्हें इतनी फिक्र नहीं करनी चाहिए थी। सौम्या उसकी बातों में छिपी शरारत समझ गई और मुस्कुरा दी। अगर तुम न होते तो शायद मैं, विजय उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अगर मैं न होता तो भी तुम अपने साहस से खुद को बचा लेती। आखिर तुम सौम्या हो। उसकी बातों में छिपी तारीफ सौम्या के दिल को छू गई। पहली बार किसी ने उसकी सुंदरता के बजाय उसके साहस की बात की थी। फिर सौम्या विजय से पूछती है, तुम कहीं जा रहे हो क्या? आजकल बहुत व्यस्त रह रहे हो। क्योंकि मैं महल गई थी 2 दिन पहले, तो धर्मेंद्र ने बताया तुम बाहर किसी काम से गए हो, तो मैं वापस आ गई। विजय बोला, हाँ बस कुछ काम था तो गया था, अब मैं चलता हूँ। जैसे वो अपने कदम आगे बढ़ाता है, सौम्या उससे पूछती है, तुम ऐसे काबड़े क्यों पहने हो? साधारण से। ये सुन विजय खामोश हो गया। फिर उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए ये बोल के चला गया कि उसे बहुत जरूरी काम है। लेकिन सौम्या को शक हो गया। विजय वही तालाब के पास जाता है जहां रागिनी हमेशा आया करती थी। आज भी रागिनी पहले से ही तालाब के पास आके बैठी हुई थी। फिर विजय रागिनी के पास आके बैठ जाता है और पूछता है, मैंने कल तुमसे कुछ सवाल किया था, उसका जवाब अब तुम्हारे पास है। ये सुन रागिनी की धड़कनें तेज हो गई। वो अनजान बनते हुए पूछती है, कैसा सवाल? मुझे याद नहीं तुमने कल क्या पूछा था। तो बिना किसी देरी किए विजय बोल पड़ता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, दिल से तुम्हें मानता हूँ। क्या तुम भी वही महसूस करती हो मेरे लिए जो मैं महसूस करता हूँ तुम्हारे लिए? इस पर रागिनी कुछ बोल नहीं पाई। वो खामोश रही क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि विजय उससे इतना प्यार करता है। रागिनी की खामोशी देख विजय को लगा रागिनी उसे पसंद नहीं करती। वो उदास हो गया और बोला, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी जिंदगी में जब से तुम आई हो, जिंदगी खूबसूरत हो गई है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। मेरी जिंदगी में खुशियां आ गई है और पहले की तरह नहीं रहा। मेरे दिल को सिर्फ तुम्हें देखने की चाह है, तुम्हें पाने की चाह है। देखो, इनकार नहीं करना। अगर वक्त चाहिए तो ले सकती हो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। विजय कुछ आगे बोलता, रागिनी उसकी बातें काटते हुए बोली, मैं भी तुम्हें उतना ही पसंद करती हूँ जितना कि तुम। ये सुन विजय की चेहरे पर खुशी आ जाती है। वो खुश हो जाता है। वो जोर से रागिनी को गले लग जाता है। दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। अब दोनों एक साथ थे, लेकिन विजय को सिर्फ एक सही मौका मिलने का इंतजार था ताकि वो अपनी असलियत रागिनी को बता सके। एक रोज विजय महल में धर्मेंद्र के साथ बागीचा में बैठा हुआ था। तभी वहां सौम्या आई तो धर्मेंद्र वहां से चला गया। सौम्या बहुत प्यार से विजय के पास जाके बैठ गई, लेकिन विजय वहां से उठ गया और बोला, आज तुम यहाँ कैसे? तो सौम्या बोली, मैं तो हमेशा ही यहाँ आती हूँ, लेकिन तुम्हें दिखता ही नहीं। फिर वो खड़े होते हुए बोलती है, वैसे आज मैं एक खास बात के लिए आई हूँ। वो विजय का हाथ पकड़ते हुए बोली, विजय, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि अपने दिल की बात तुम्हें बताऊं। मैं बचपन से तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सुन के विजय सौम्या का हाथ झटकार देता है और थोड़े गुस्से में बोलता है, लेकिन मैं नहीं करता। हम दोनों सिर्फ वो अच्छे दोस्त हो सकते हैं और कुछ। वो ये बोल के वहां से चला जाता है। दोपहर का समय था। विजय रागिनी के गांव जाता। रागिनी विजय को देखती है और खुश होते हुए बोलती है, तुम्हें पता है आज क्या हुआ? विजय पूछता है, बताओ क्या हुआ है? तो वो खुश होते हुए बोलती है, राजकुमार ने आदेश दिए है कि गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा कुआं बनेगा, जिससे गांव वाले को गांव से बाहर नहीं जाना पड़ेगा पानी लाने के लिए। ये सुन के विजय बोलता है, वाह, ये तो बहुत अच्छा काम किया राजकुमार ने। रागिनी खुशी से सर हाँ में हिलाती है। तो विजय बोलता है, अब बताओ राजकुमार अच्छे हैं ना? तो रागिनी खुशी से हाँ बोलती है। दोनों हंसते हैं। रात का समय था। विजय के इनकार के वजह से सौम्या पागल हो गई थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कोई उसे इनकार करेगा। वो गुस्से में अपने कमरे का हर सामान तोड़ रही थी। उसके आंखों में जो मोहब्बत था वो नफरत और बदले में बदल गया था। वो कमरे में ही थी कि उसका वफादार सेवक उससे मिलने आया, जो सौम्या ने खुद विजय के पीछे लगवाई थी, ये जानने के लिए कि विजय साधारण कपड़े पहन के आखिर जाता कहाँ है।
फिर उस सैनिक ने विजय और रागिनी की मुलाकात के बारे में बताया। ये सुन के सौम्या का गुस्सा आग की तरह जल गया। वो गुस्से में आ गई। वो ये सोचने लगी, विजय उसे छोड़कर एक गांव की साधारण लड्डधकी को अपनाया है। फिर उसने ठान लिया, अगर विजय मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। अगले दिन जब विजय रागिनी का इंतजार कर रहा था तालाब के पास, तो रागिनी वहां नहीं आई। रागिनी ने कल ही कहा था कि वो उसका इंतजार करे, लेकिन वो नहीं आई तो विजय को चिंता होने लगी। वो रागिनी के घर गया तो वो हैरान हो गया, क्योंकि रागिनी के सारे मिट्टी के बर्तन टूटे हुए थे। उसके घर के पास बहुत से लोग खरीदारे हुए थे। फिर वो अंदर गया तो देखा उसके पिताजी बैठे रो रहे थे। विजय ने पूछा, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हैं और रागिनी कहाँ है? तो उन्होंने बताया, कुछ सैनिक आए और रागिनी को उठा के लेकर चले गए। विजय को कुछ समझ नहीं आया, आखिर सैनिक रागिनी को क्यों लेकर जाएंगे? तो उसने उसके पिताजी से पूछा, रागिनी को क्यों लेकर गए हैं? तो उसके पिता रोते हुए बोलते हैं, वो बता रहे थे, राजकुमार की कीमती अंगूठी रागिनी ने चोरी की है, इसलिए उसे बंदी बना के लेकर गए। आखिर किसने रागिनी को बंदी बनाया, आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 2 का इंतजार करें।